For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. हे फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्जम्पशन फ्रॉम टेक ओवर कोड पढ़ने वाले हैं कि मतलब कौन कौन से व्यक्ति हैं या फिर कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जबकि टेक ओवर कोड एग्जेम्प्ट हो जाता है उस पर। मतलब उस सिचुएशन पे टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होता और ये जो सारा ओपन ऑफर है 26% का एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब नहीं करना पड़ता। तो कौन कौन सा सिचुएशन है आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है इंटर से ट्रांसफ़र। तो आपको इंटर से ट्रांसफ़र समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि इंटर से ट्रांसफ़र आखिरकार होता क्या है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सोनू है और मोनू है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, बोथ आर ब्रदर्स। और सोनू ने एक्वायर किया 10% एक किसी सेम कंपनी में जिसमें मोनू ने भी एक्वायर किया है 15%। तो ये दोनों ने एक ही कंपनी में एक्वायर किया 10% शेयर्स एंड 15% शेयर्स। सोनू ने एक्वायर किया 10%, मोनू ने 15%। तो ये लोग इमीडिएट रिलेटिव हैं क्या, है ना? तो ये लोग इमीडिएट रिलेटिव हैं इस कारण से, इस वजह से ये लोग का जो परसेंटेज ऑफ शेयर जो एक्वायर्ड है बाय सोनू एंड मोनू उसको एक्यूमुलेट करके मतलब उसको कंबाइन करके देखा जाएगा और ये दोनों को डीम्ड पीएसी माना जाएगा, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का डेफिनेशन जब आप देखोगे टेक ओवर कोड में तो आपको पता चलेगा कि पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट किसको किसको माना जाता है। तो उसमें से एक पॉइंट है इमीडिएट रिलेटिव्स का। तो इमीडिएट रिलेटिव्स में ब्रदर्स भी आते हैं, तो सोनू मोनू जैसे कि भाई हैं, इसलिए ये लोग डीम्ड पीएसी माने जाएंगे क्योंकि एक ही टारगेट कंपनी के शेयर्स दोनों एक्वायर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? 10% प्लस 15% मिला के कितना हुआ? 25%। एंड अगर 25% शेयर्स आप किसी भी कंपनी में एक्वायर करते हो या तो अकेले या फिर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कुछ लोग मिलकर, तो फिर खरीद से भी क्या बोलता है कि खरीदने नहीं देंगे जब तक कि तुम एक ओपन ऑफर नहीं ले आता 26% का। तो यही है एग्जेम्पशन फ्रॉम टेक ओवर कोड का जो सबसे पहला पॉइंट है। उसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीम्ड पीएससी कौन है और डीम्ड पीएससी कब माना जाता है और अभी तक का जो कुछ भी, जैसे कि ओपन ऑफर के बारे में जानना जरूरी है, कितना परसेंटेज एक्वायर करते हैं तब जाके ओपन ऑफर लाना पड़ता है। तो ये सब के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना पड़ेगा। मैंने सीरीज बना रखा है पूरा जिसमें कि आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ आफ्टर सम टाइम देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है मैंने आफ्टर सम टाइम। क्या हुआ आफ्टर सम टाइम? मोनू से सोनू ने एक्वायर कर लिया 15% शेयर्स। सोनू ने मोनू से 15%, जो मोनू अपना 15% एक्वायर किया था, मोनू से सोनू ने एक्वायर कर लिया 15% शेयर्स। नाउ सोनूज होल्डिंग, अब सोनू का जो अकेले का होल्डिंग है ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25%। दिस इज इंटर से ट्रांसफर। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जेम्पशन कब होता है? जब इंटर से ट्रांसफर होता है। तो ये इंटर से ट्रांसफर है। कहने का मतलब पहले भी एक बार हम लोग को तुम टेक ओवर का कोड अट्रैक्ट करके ओपन ऑफर लाने के लिए बोले हो और फिर से बोलोगे कि ओपन ऑफर लाओ क्योंकि मेरे अकेले का आप 25% हो रहा है, इसलिए तो हाँ मानते हैं मेरे अकेले का आप 25% हो रहा है, बट ये भी तो देखो कि हम जो 15% ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? वो उससे ले रहे हैं जिससे हमने एज अ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मिलकर काम किया था। तो जब आप पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट से ही, जिसके साथ मिलकर आपने पहले कभी टेक ओवर कोड पे अट्रैक्ट हुआ है और आपने ओपन ऑफर उसके लिए ला चुका है, मतलब इन शेयर्स के लिए आपने ओपन ऑफर ले आया है पहले ही,
तो फिर से आपको ओपन ऑफर आने की जरूरत नहीं है, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे इंटर से ट्रांसफर में। हाँ, लेकिन यही एक दूसरा सिचुएशन अराइज होता है। दूसरा सिचुएशन क्या अराइज होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। दूसरा सिचुएशन अराइज होता है कि सोनू ने इस बार 15% शेयर लिया, लेकिन मिस्टर एक्स से लिया, मतलब कोई और इंसान है जिससे सोनू ने 15% शेयर ले लिया। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ जो सोनू ने 15% शेयर लिया है मिस्टर एक्स से, तो क्या यहाँ पे टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो सोनू के साथ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट में नहीं था। यहाँ एक नया इंसान से दूसरे इंसान से 15% शेयर एक्वायर कर रहा है सोनू। तो सोनू के पास ऑलरेडी 10% था, अब 15% तो हो गया 25%। अब सोनू को फिर से टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सोनू के पास जो 10% शेयर यहाँ पे उसने खरीदा था पर्सन एक्टिंग ऑन कॉन्सर्ट के साथ मिलकर, तो इन 10% शेयर पे तो ओपन ऑफर आया है, इन 15% पे भी ओपन ऑफर आया है। बट यहाँ पे जब सोनू किसी और से एक्वायर कर रहा है शेयर, तो ये शेयर जो है किसी और के पास था पहले, तो इन शेयर्स पे तो ओपन ऑफर नहीं आया ना। तो 15% प्लस 10% हो गया 25%। अब उसको टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा और ओपन ऑफर लाना पड़ेगा 26% का। आपको आपके आसानी के लिए मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना के रख दिया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि क्या है पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 1, मतलब इंटर से ट्रांसफर का फंडा। तो अगर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट 25% या उससे ज़्यादा एक्वायर करता है किसी टारगेट कंपनी में शेयर्स, तो टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा। अकेले का इंडिविजुअल शेयर्स 25% से ज़्यादा हो जाता है तो भी टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा, बशर्ते कि जो आपका ये 25% हो रहा है आपका अकेले का, वो आप उससे एक्वायर नहीं कर रहे हो जिसके साथ आप पहले कभी डीम्ड पीएससी माने जा चुके हो और ओपन ऑफर ला चुके हो उन शेयर्स पे, तो फिर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और से ले रहे हो और 25% आपका अकेले का शेयर्स हो रहा है होल्डिंग टारगेट कंपनी में, तो फिर आपको टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा। इंटर से ट्रांसफर जैसे मैंने आपको अभी बताया ऊपर वाले पॉइंट में कि इंटर से ट्रांसफर क्या होता है, उसमें टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी कहता है एक्विजिशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोई भी ऐसा एंटिटी है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है शेयर्स एक्वायर करना, और वैसे एंटिटी पे आप टेक ओवर कोड लगा रहे हो, ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही वही है कि शेयर्स एक्वायर करना। तो उसको भी टेक ओवर कोड से एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से एंटिटीज हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में शेयर्स एक्वायर करते हैं, तो उन पे टेक ओवर कोड अप्लाई नहीं होता या टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होता है। कौन कौन से हैं? ब्रोकर का काम क्या है? अपने क्लाइंट्स के लिए, मतलब दूसरे लोगों के लिए शेयर्स एक्वायर करना, है ना। तो आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे, मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है कि आईसीआई डायरेक्ट जो है वो ब्रोकर है। क्लाइंट ऑर्डर्स आया, कई सारा क्लाइंट ऑर्डर्स है, बहुत सारे क्लाइंटों ने ऑर्डर किया है शेयर्स आईसीआई डायरेक्ट को कि मेरे लिए परचेस करो शेयर्स। तो सपोज करो कि जितने सारे क्लाइंट्स के ऑर्डर इसे एक्वायर करने हैं शेयर्स, इतने सारे क्लाइंट्स के लिए, तो सारे क्लाइंट्स ऑर्डर अगर मिला दूं तो 25% इन टारगेट कंपनी से ज्यादा हो जाता है। मतलब आईसीआई डायरेक्ट जो है वो 25% शेयर से ज्यादा किसी एक कंपनी में एक्वायर कर रहा है। क्यों? अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने क्लाइंट्स के लिए। तो फिर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर ब्रोकर इज बाइंग सम शेयर्स फॉर हिज ओन होल्डिंग, अगर अपने लिए भी खरीद रहा है, ठीक है, एंड सम फॉर द क्लाइंट्स, और मिला जुलाकर विच लीड्स टू 25% शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। मतलब शेयर अभी क्या है ना कि ब्रोकर अपने लिए भी खरीद रहा है, खुद के लिए भी खरीद रहा है, कुछ शेयर्स खुद होल्ड करके रखेगा, और खुद कुछ शेयर्स क्लाइंट के ऑर्डर्स के हिसाब से खरीद रहा है। क्लाइंट का ऑर्डर आया इसलिए खरीद रहा है। तो जब मिला जुला कर अगर उस वहां पे मतलब ऐसा कुछ बात है कि वो खुद के लिए भी होल्ड करेगा, तो अगर क्लाइंट का ऑर्डर प्लस अपना कुछ होल्डिंग मिला जुला कर उसका 25% से ज्यादा हो जाता है, तो फिर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा और उसको ओपन ऑफर वगैरह लाना पड़ेगा एज पर द टेक ओवर गाइडलाइंस। अब आते हैं मर्चेंट बैंकर पे। ये एंटिटी भी एक ऐसा एंटिटी है मर्चेंट बैंकर
जो कि शेयर परचेस करता है, और क्यों परचेस करता है ये मैं आपको बताता हूँ। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जब ये शेयर परचेस करता है तो उसको एग्जेम्प्ट करके रखा गया है टेक ओवर कोड से। मर्चेंट बैंकर, ये इसको हम लोग एडवाइजर टू द इशू भी बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो उस समय उसे एक मर्चेंट बैंकर रखना कंपलसरी। और वो मर्चेंट बैंकर क्या करता है जानते हो? वो मर्चेंट बैंकर गारंटी देता है टू बाई सम परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन द इशू। मतलब अगर जब इशू ला रही है कंपनी तो मर्चेंट बैंकर भी बोलता है हाँ मैं तुम्हारा 10% शेयर या 5% शेयर मैं खरीद लूंगा। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कंपनी के साथ में उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना शेयर्स मर्चेंट बैंकर को भी खरीदना है। तो ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर उसका जो होल्डिंग है किसी एक कंपनी में 25% से अबव चला जाता है तो उस पर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और इसको पॉइंट नंबर बी में रखा गया है एग्जाम्पशन में, ये एग्जाम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम टेक ओवर कोड मर्चेंट बैंकर को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडर राइटर्स का। अंडर राइटर्स क्या होता है? अंडर राइटर भी मर्चेंट बैंकर का जो काम है सेम टू सेम वही काम रहता है, बट स्पेसिफिक, ये थोड़ा मोर स्पेसिफिक है कि जब अंडर राइटर मतलब क्या होता है? अंडर राइटर, अंडर मतलब कुछ शॉर्ट पड़ जाना, ठीक है, कम पड़ जाना। अंडर मतलब होता है ना, अंडर मतलब कम हो जाना। तो होता क्या है, जब भी कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो मान लो उसके शेयर शॉर्ट पड़ गए, जो अगर शॉर्ट पड़ गए मतलब कम सब्सक्राइब किए गए हैं शेयर्स पब्लिक के द्वारा, तो जो जितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स कम सब्सक्राइब किए गए हैं, जो कि सब्सक्राइब किए जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सब्सक्राइब किया जाना चाहिए था, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो फिर अंडर राइटर्स आता है और अंडर राइटर उन शेयर्स को अंडर राइट करता है, मतलब कि परचेज कर लेता है। उसका काम ही वही है, स्पेसिफिक, वो उसी के लिए वो बना ही है अंडर राइटर। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो अंडर राइटर का, अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्लेजेस टू बाय ऑल द शेयर्स इन एन इशू ऑफ अ न्यू शेयर। मतलब ऑल द शेयर्स नहीं, एक्चुअली बात यह है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि इशू में जो भी शॉर्ट पड़ जाता है, जितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब नहीं होते हैं, शॉर्ट पड़ जाते हैं, उनको सब्सक्राइब करने का काम, उसको परचेज करने का काम होता है अंडर राइटर का, ठीक है। तो अंडर राइटर भी जब अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई शेयर एक्वायर कर रहा है और 25% से ज़्यादा या 25% तक चला गया उसका होल्डिंग किसी भी एक कंपनी में, तो उस पर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आप जैसे आप देख रहे होगे कि बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक क्या करता है, डायरेक्ट मैं डायग्राम पे आता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में। जैसे बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक ने लोन प्रोवाइड किया कुछ लोगों को, आम जनता को लोन बैंक तो देती है, कमर्शियल बैंक्स आम जनता को लोन देती है। अब सपोज करो कि जिन लोगों को आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया है उन लोगों के पास रिलायंस कंपनी के शेयर थे, ठीक है, और इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर, जब लोन लेता है कोई भी इंसान तो उसको कुछ तो कोलेट्रल रखना पड़ता है ना बैंक के पास, तो सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेट्रल के तौर पर इन लोगों ने अपने शेयर्स को रख दिया था बैंक में। अलग अलग लोग हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, लेकिन लोन लेते समय इन लोगों ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स को सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया था। अब क्या हुआ कि ये लोग फेल कर गए लोन को रीपेमेंट करने पे, ठीक है, फेल टू रिपे द लोन। अब जब ये लोग रीपेमेंट नहीं कर पाए लोन का, तो भी जो भी कोलेटरल या सिक्योरिटी आईसीआई बैंक के पास थी वो अब हो किसकी जाएगी? ऑफ कोर्स आईसीआई बैंक की हो जाएगी। तो आईसीआई बैंक बिकम्स द ओनर ऑफ मोर देन 25% शेयर्स इन रिलायंस कंपनी। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली आईसीआई बैंक जो है वो 25% से ज्यादा का जो शेयर है उसका मालिकाना हक आ जाता है आईसीआईसीआई बैंक के पास रिलायंस कंपनी में। तो यहाँ पे भी उसके लिए टेक ओवर कोड जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको रखा गया है और एग्जाम किया गया है ऐसे सिचुएशन को। अगर ऐसा सिचुएशन कभी अराइज होता है तो उसको एग्जाम्पशन में रखा हुआ है, टेक ओवर कोड उस पर ट्रैक नहीं होगा बैंक पे। तो यही कुछ पॉइंट्स थे एग्जाम्पशन के। आगे हम और कुछ एग्जाम्पशन के पॉइंट्स देखने वाले हैं। सो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइफ को एंजॉय करें।